हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं घटना चक्र पूर्वावलोकन साइंस से कुछ हिंदी मीडियम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले 69th बीपीएससी पीटी, यूपी पीसीएस और यूपीएससी इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उस एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। लिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बाँसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है। तो बाँसुरी क्या है? बांसुरी एक ओपन ऑर्गन पाइप का एग्जाम्पल है। जैसे ये एक ओपन ऑर्गन पाइप है जिसका दोनों ही इंड ओपन होता है। तो दोनों ही इंड जब ओपन होगा तो वहाँ पे बनेगा एंटी नोड। तो कुछ इस तरीक़ा से बीच में एक नोड बन गया, एंटी नोड। ये नोड हो गया, ये एंटी नोड और यहाँ पे एंटी नोड। हम जानते हैं कि दो एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है। और यदि इस बांसुरी का लेंथ L हो तो L इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, λ/2 आया हुआ है, λ/2। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया, 2L। हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, एफ लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू V/F होगा। तो लैम्डा के जगह पर V/F जो ही हम पुट करते हैं, यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 2L आया हुआ है। तो यहाँ से F इज इक्वल टू आ जाएगा V/F इज इक्वल टू 2L। तो F इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा V/2L। तो इस ओपन ऑर्गन पाइप यानी बांसुरी की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो आई कितनी आई, V/2L आई। तो F इज इक्वल टू V/2L फार्मूला से ये क्लियर है कि फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। यानी लेंथ ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, लेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंग उत्पन्न होती है। नहीं, जब लंबाई कम होगी तो उच्च आवृत्ति की तरंग उत्पन्न होगी, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रास्त तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। केवल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो शैलों से यानी रॉक्स से ध्वनि, रॉक्स में ध्वनि दोनों ही रूपों में प्रगामी हो सकती है, यानी दोनों ही रूपों में ट्रेवल कर सकती है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल दोनों ही रूपों में। तो यहाँ से 2 भी गलत है। तो न तो 1 और न ही 2, राइट ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। देखिए मैक क्या है, मैक नंबर क्या है। तो जब कोई एयरक्राफ्ट साउंड के स्पीड से ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है तो उसके स्पीड को मैक नंबर के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। मैक नंबर यानी मैक इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ साउंड। तो मैक जो होता है, मैक नंबर वो हो गया स्पीड ऑफ बॉडी, यानी VB कह दीजिए, स्पीड ऑफ बॉडी बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये होता है मैक नंबर। तो अब देखिए, समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान, मैक संख्या 1 है मतलब वायुयान जा रहा है साउंड के स्पीड से। तो साउंड के स्पीड से जा रहा है तो दो सिचुएशन दिया हुआ है। एक तो समुद्र तल पे साउंड का स्पीड से जा रहा है और दूसरा 15 किलोमीटर ऊंचाई पे साउंड के स्पीड से एयरक्राफ्ट जा रहा है। तो जैसे जैसे ऊंचाई इंक्रीज करता है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता है, और टेम्परेचर जब डिक्रीज करता है तो स्पीड ऑफ साउंड हम जानते हैं कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फार्मूला होता है γ/RT/m। γ/RT/m का रूट स्पीड ऑफ साउंड का ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला हमें बता रहा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टी यानी टेम्परेचर के, यानी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। मतलब यदि टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो स्पीड ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम हुआ तो स्पीड कम होगा। अब 15 किलोमीटर ऊंचाई पे टेम्परेचर कम होगा निश्चित रूप से, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। तब 15 किलोमीटर हाइट पे टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होने की वजह से वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड कम रहेगा। जब स्पीड ऑफ साउंड कम रहेगा तो वहाँ पे जो एयरक्राफ्ट ट्रेवल कर रहा है, एयरक्राफ्ट जो मूव कर रहा है उसका स्पीड भी कम ही होगा।
ज़्यादा नहीं होगा। तो स्टेटमेंट ए गलत है। समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। नहीं, अधिक नहीं होती है, कम होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कथन मतलब गलत है। रीजन यानी कारण, ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। बिल्कुल, स्पीड ऑफ साउंड मीडियम, जिस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो रीजन तो सही है लेकिन असर्शन गलत है। तो असर्शन गलत है परंतु रीजन सही है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है, किस रूप में होता है? आवृत्ति मॉड्यूलन के द्वारा या आयाम मॉड्यूलन के द्वारा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन? तो देखिए, चित्र संदेशों का संचरण होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के थ्रू, और जो ऑडियो सिग्नल है उसका संचरण होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के थ्रू। अब क्वेश्चन ये एराइज होता है, यहाँ पे सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन ये एराइज होता है कि मॉड्यूलेशन क्या है, यानी मॉड्यूलन क्या है। तो किसी वीक सिग्नल को जब हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है तो हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रॉन्गर सिग्नल के ऊपर उसको सुपर इम्पोज करके भेज देते हैं, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है मॉड्यूलन यानी मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन दो टाइप का, जैसे मान लीजिए किसी भी वेव के इक्वेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए साइन ओमेगा टी, या यूँ कहे कि 2πf टी प्लस फाई, 2πft प्लस फाई, या ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये क्या है? ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई है, यानी एम्पलीट्यूड है। तो जब इसका मॉड्यूलेशन होगा तो उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहा जाएगा। और जब तो दो तरीका का, ये तो जो साइन का एंगल है इसका यदि मॉड्यूलेशन हुआ तो उसको एंगल मॉड्यूलेशन कहेंगे, और एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन हुआ तो उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहेंगे। तो दो तरह का मॉड्यूलेशन है, एंगल मॉड्यूलेशन एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब एंगल मॉड्यूलेशन में दो चीज़ें आ रही है, एक तो फ्रीक्वेंसी आ रही है और एक फेज आ रहा है। तो यहाँ पर फेज मॉड्यूलेशन हो सकता है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो सकती है। तो चित्र संदेशों का संचरण में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज किया जाता है, और ऑडियो सिग्नल के संचरण में आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है ऑडियो सिग्नल को। तो ऑडियो सिग्नल को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमों, एक जल है, सेकंड में इस्पात है और थर्ड में नाइट्रोजन है, में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में रखिए। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड और उससे कम गैसेस में होता है। तो सॉलिड सबसे ज़्यादा सॉलिड दिया हुआ है सेकंड पोजीशन पे, तो सबसे ज़्यादा सेकंड में होगा, इस कारण से डी और ए ख़त्म हो गया। और सेकंड उससे कम होगा जल में यानी 1 में, यानी सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड होगा। सेकंड सबसे लास्ट में सेकंड होगा, उससे पहले फर्स्ट होगा और सबसे पहले थर्ड होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। यानी ये जो तीन ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें सबसे कम स्पीड नाइट्रोजन में होगा, उससे ज़्यादा जल में होगा और सबसे ज़्यादा इस्पात में होगा, स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती है? नहीं, निर्वात में चल नहीं सकती है। ध्वनि यानी साउंड एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। बिना मीडियम का ये ट्रेवल करके नहीं जा सकती है साउंड, तो निर्वात में तो चल ही नहीं सकती है। केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, केवल वर्ड यूज किया गया है, केवल ठोस में नहीं, गैसेस में भी ट्रेवल कर सकती है, तो ये गलत है। केवल गैसों में चल सकती है, केवल गैस में भी, ये यहाँ भी केवल है तो ये भी गलत है। ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है, तो ये सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। ध्वनि के स्रोत व प्रावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो मान लीजिए कि ये सोर्स ऑफ साउंड है और यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के साउंड को आना है, जिसको इको कहा जाता है, प्रतिध्वनि कहा जाता है। तो सोर्स ऑफ साउंड से इस ऑब्स्टेकल, इस बाउंड्री के बीच का दूरी मान लेते हैं कि डी है। तो साउंड
अपने सोर्स से डी डिस्टेंस गया और फिर रिफ्लेक्ट होकर के डी डिस्टेंस आया, यानी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2d डिस्टेंस। तो s इक्वल टू हम जानते हैं vt होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यदि कोई भी साउंड रिफ्लेक्ट होकर के 10 सेकेंड के पहले आ जाता है तब तो वो सुनाई नहीं देगा, हमारी कान उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। 10 सेकेंड के 1/10 सेकेंड 1/10 सेकेंड के बाद आता है तब सुनाई देगी वो प्रतिध्वनि। 1/10 सेकेंड से पहले यदि रिफ्लेक्ट होकर के आ जाती है तो वो प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देगी। तो टाइम कितना लगना चाहिए, 1/10 या फिर 1/10 से ग्रेटर लगना चाहिए। तो यहाँ पे हम टाइम को ले लेंगे 1/10 ले लेते हैं, 1/10। तो यहाँ से d इज इक्वल टू हो जाएगा VT/2। v का वैल्यू हम ले लेते हैं 340 ले लेते हैं। 340 इंटू टाइम हो गया 1/10 डिवाइडेड बाई 2। 0 से 0 कट गया, 2 से 17, यानी 17 मीटर पर सेकंड के स्पीड से सोर्स एंड ऑब्स्टेकल के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए 17 मीटर, तभी वो प्रतिध्वनि सुनाई देगी, वो इको सुनाई देगा, अदरवाइज नहीं सुनाई देगा। कम डिस्टेंस हुआ तो 1/10 सेकेंड से पहले ही वो लौट करके आ जाएगी ध्वनि और वो सुनाई नहीं देगी। सो राइट ऑप्शन बी होगा। प्राश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। प्राश्रव्य तरंगें यानी अल्ट्रासोनिक वेव उस वेव को कहा जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे ऑडिबल रेंज यानी ऑडिबल रेंज के अपर लिमिट जो 20 किलो हर्ज होता है, यानी 20,000 हर्ज, उससे ज़्यादा होती है। यानी प्राश्रव्य तरंगों यानी अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 किलो हर्ज होती है। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, ये सही है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, ये भी सही है। इनका उपयोग बीमारियों को उपचार के लिए किया जा सकता है, ये भी सही है। ये स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित कर सकती है, ये भी सही है। तो चारों सही है। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, सभी सही है, डी हो जाएगा यहाँ पे। ये 9th क्लास के साइंस के बुक में दिया हुआ है कि अल्ट्रासोनिक वेव का यूज कहाँ कहाँ होता है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है उनकी आँखों के तारे बड़े होते हैं, नहीं। उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल नहीं। प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है, नहीं। वे प्राध्वनि तरंगे निकालते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। वो अल्ट्रासोनिक वेव भेजते हैं और जो भी उनका शिकार है उससे लौट करके आता है तो समझ जाता है ये चमगादड़ की वहाँ पे शिकार है और कितने डिस्टेंस पे है ये भी कैलकुलेट कर लेता है। तो प्राध्वनि तरंगों यानी अल्ट्रासोनिक वेव के माध्यम से ही वो अपने शिकार की खोज करता है और रात में उड़ता है। राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। अपश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक वेव उस वेव को कहा जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेस होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो हृदय का स्पंदन हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, यानी हृदय के कंपन की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, यानी वो इंफ्रासोनिक है। राइट ऑप्शन यहाँ से ये स्टेटमेंट सही है। ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक नहीं होती है, कम होती है। सबसे स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, उससे कम लिक्विड और सबसे कम गैसेस में। तो ये गलत है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो बिल्कुल ये सही है। मैक नंबर इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ ए बॉडी डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ साउंड, यानी किसी बॉडी का स्पीड साउंड के स्पीड का कितना गुना है, इसको मैक नंबर के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सही है, एक्सप्रेस किया जाता है मैक नंबर के टर्म में। स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट हो गया या कोई ऐसी बॉडी जो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा, साउंड के स्पीड से ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही है। प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ज से अधिक होती है, ये सही है। तो इसमें 1, 3 और 4 सही है, 1, 3 और 4। राइट ऑप्शन सी होगा। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? तो पराध्वनिक जेट जो है वो जब स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ान भरता है तो उससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड से रिलीज होते हैं, वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड को इमिट करता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ओजोन लेयर को डिप्लेट करते हैं, उससे ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो सकता है। तो ओजोन लेयर में बाधा। राइट ऑप्शन सी होगा। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो सामान्य बातचीत में
30 से 60 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, और थोड़ा नाराज होकर के गुस्से में आकर के जब बात करते हैं वो लोग तो 70 से 80 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो लगभग 30 डेसिबल राइट ऑप्शन सी होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है, तो वो है 45 डेसिबल, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है, तो वो 85 डेसिबल के करीब होती है, राइट ऑप्शन बी होगा। किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? 80 डेसिबल से, राइट ऑप्शन सी होगा। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि जो हथौड़े की आवाज़ है यानी साउंड 2 मीडियम से होकर के उस लड़के के पास आ रही है। एक तो मीडियम हो गया सॉलिड, यानी रेल की पटरी जिस मटेरियल से बनी हुई है उस मटेरियल से होते हुए साउंड वेव ट्रेवल करके आ रहा है, और सॉलिड में साउंड का स्पीड ज़्यादा है तो वो पहले पहुंच गया। और दूसरा एयर के माध्यम से, एयर के थ्रू होकर के भी वही आवाज़ आ रही है। तो वो एयर के थ्रू जो आवाज़ आएगी वो थोड़ी देर बाद आएगी, क्योंकि एयर में स्पीड ऑफ साउंड कम होगा सॉलिड के कंपैरिजन में। तो इस कारण से उस बच्चे को, उस लड़के को आवाज़ 2 बार सुनाई देगी। तो ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है, इस कारण से राइट ऑप्शन ए होगा। ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सही है? कथन 1 है, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। ठोस से गैसीय अवस्था में जाने पे ध्वनि की गति कम हो जाती है। बिल्कुल, ठोस यानी सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होता है और गैसेस में स्पीड ऑफ साउंड कम होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कथन 2 है, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ये गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू होता है अंडर रूट गामा आर टी बाई एम, गामा आर टी बाई एम। यानी जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगा, तो टेम्परेचर कम करने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। कथन 3 में है, ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम के माध्यम में कम रहती है। यानी एल्युमिनियम में स्पीड ऑफ साउंड कम रहता है ग्लास के कंपैरिजन में। ये गलत है, उल्टा है। ग्लास में कम रहता है, एल्युमिनियम में ज़्यादा रहता है। देखिए, साउंड एक मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो जब मैकेनिकल वेव यानी साउंड किसी मीडियम में ट्रेवल करके जाता है तो उस मीडियम में इनर्शिया का होना ज़रूरी है, इलास्टिक प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी है। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी रहेगा, जैसे मान लीजिए एक लेयर है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है साउंड एक जगह से दूसरी जगह, यानी कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन के फॉर्म में। तो ये जो लेयर है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो एयर के लेयर को कंप्रेस कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ, तो एयर का ये जो लेयर है आगे की ओर बढ़ा, साउंड एनर्जी दूसरे लेयर को ट्रांसफ़र कर दिया। तो फिर जब लौट करके अपने मीन पोजीशन पे आएगा और इनर्शिया इसके पास रहेगी तो मीन पे न रुक करके एक्सट्रीम पे चला जाएगा, लेफ़्ट की ओर बाएं की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए ताकि पीछे से आ रही साउंड एनर्जी को फिर ले और अपने आगे वाले लेयर को ट्रांसफ़र कर दे, तो इसके लिए इनर्शिया का होना ज़रूरी है, ताकि वो मीन की ओर आए तो मीन पे रुके नहीं, एक्सट्रीम की ओर चला जाए, लेफ़्ट एक्सट्रीम की ओर चला जाए। तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि जब राइट एक्सट्रीम आगे की तरफ जब ये लेयर बढ़ करके गया है तो फिर मीन पोजीशन की ओर खींच करके लाने वाला कोई रेस्टोरिंग फोर्स चाहिए, यानी इलास्टिक प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी है। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी यानी इनर्शिया, दो चीज़ें यदि मीडियम में है तो उस मीडियम में साउंड ट्रेवल करके जा सकता है। दूसरी बात यह है कि अब यदि एक क्वेश्चन पूछा जाए कि रबर का बॉल और स्टील के बॉल में मोर इलास्टिक कौन है, अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं 9th-10th के लेवल पे भी, और इसको तो 11th क्लास में पढ़ना ही है, इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में, इलास्टिक प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में। तो इसमें से देखें रबर के बॉल एंड स्टील के बॉल में कौन ज़्यादा इलास्टिक है। तो इलास्टिसिटी को डिसाइड करने के लिए हम देखते हैं कि यदि ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करने से कम स्ट्रेन डेवलप होता है तो उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, और कम स्ट्रेस अप्लाई करने से यदि ज़्यादा स्ट्रेन डेवलप हो गया तो उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी कम होती है। जैसे रबर के बॉल के केस में जब हम ऊपर से दबाएंगे तो कम ही स्ट्रेस हमने अप्लाई किया और उसमें ज़्यादा डिफॉर्मेशन आ गया, यानी
वो ज़्यादा दब गया, तो कम स्ट्रेस अप्लाई करने से ज़्यादा स्ट्रेन डेवलप हो गया, इसलिए उसमें इलास्टिक की प्रॉपर्टी कम है। वहीं स्टील का बॉल में के केस में हम ज़्यादा जब स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तब जा कर के थोड़ा सा उसमें डिफॉर्मेशन आता है, थोड़ा सा स्ट्रेन डेवलप होता है, तो मोर इलास्टिक कौन सा है? स्टील का बॉल। तो इन दोनों ही मीडियम में, ग्लास और एल्युमिनियम के देखें तो ज़्यादा इलास्टिक जो है एल्युमिनियम है। साउंड जो है उसी मीडियम में अच्छे से ट्रेवल करके जाएगा जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। तो ये गलत है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। सिर्फ एक ही कथन एक ही सही है, सो राइट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा सी, केवल कथन एक सही है। जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाए, सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो देखिए, दो सोर्स ऑफ साउंड, यानी दो सोर्स से साउंड आ रहा है, जैसे यहाँ पे सितार है और बांसुरी है, तो इन दोनों साउंड में अंतर हम कर सकते हैं पिच के थ्रू, पिच समझ करके कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, यानी किस में पिच ज़्यादा है, किस में कम है, इससे हम अंतर कर सकते हैं उन दोनों साउंड में। लाउडनेस के थ्रू भी हम उसमें अंतर कर सकते हैं, कौन ज़्यादा लाउड है, कौन ज़्यादा तेज़, कौन ज़्यादा धीमा है, ये भी देख करके हम कर सकते हैं। और क्वालिटी के थ्रू भी हम देख करके अंतर समझ सकते हैं, अंतर उसमें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एक ही स्वर बजाया जा रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी वगैरह सब सेम है, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी के थ्रू ही हम उसमें अंतर कर सकते हैं। तो केवल प्रबलता, या केवल प्रबलता नहीं, हाँ केवल क्वालिटी, यहाँ पे केवल ध्वनि गुणता यानी क्वालिटी के थ्रू ही हम इसमें अंतर कर सकते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है? तो सितार का जो ये वायर है, दोनों एंड यदि हम फिक्स्ड कर दें, दोनों एंड इसमें फिक्स्ड रहता है, तो इस पे कुछ इस तरीके से साउंड ट्रेवल कर, ये वेव ट्रेवल करके जा रहा है। किस फॉर्म में जा रहा है? चूँकि वेव लेफ्ट से राइट जा रहा है और स्ट्रिंग का पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, तो जब मीडियम के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, ऑसिलेशन वेव के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तो उस वेव को ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है, यानी अनुप्रस्थ तरंग। तो ये किस रूप में जा रहा है? अनुप्रस्थ तरंग के रूप में जा रहा है। अब देखिए, जब रिजिड बाउंड्री पे साउंड वेव जा करके टकराता है, स्ट्राइक करता है, तो उसका शेप इन्वर्ट होकर के लौटता है। तो नीचे से गया हुआ है इस बाउंड्री पे, तो ऊपर से लौट करके आएगा, ऊपर से लौट करके आ रहा है, ऊपर से लौट करके ऐसे आ जाएगा। तो अब देखिए, जो इंसिडेंट वेव है, यानी जाने वाला लेफ़्ट से राइट की ओर जाने वाला जो वेव है, जितनी एनर्जी लेफ़्ट से राइट ट्रांसफ़र कर रहा है उतना ही रिफ्लेक्ट होकर के आने वाला वेव उसी टाइम में राइट से लेफ़्ट की ओर ट्रांसफ़र कर दे रहा है। तो नेट एनर्जी का ट्रांसफ़र कितना? 0 हो रहा है, यानी नेट एनर्जी ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा है, साउंड एनर्जी का ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा है। जितना लेफ़्ट से राइट गया उतना ही राइट से लेफ़्ट आ जा रहा है। तो चूँकि एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, इसलिए इस तरह के वेव को स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव कहा जाता है। ऐसा लग रहा है कि वेव जा ही नहीं रही है, यानी एनर्जी का ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा है। तो पहली बात, ये किस फॉर्म में जा रहा है? ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंग के रूप में। दूसरा, अप्रगामी यानी स्टेशनरी यानी स्टैंडिंग वेव के रूप में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। राइट ऑप्शन डी। कथन ए, अनुरणन यानी रिवर्बेरेशन, इंग्लिश वाला वर्ड सही है, रिवर्बरेशन उसे कहा जाता है, विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है। देखिए, रिवर्बरेशन जैसे कोई भी कंसर्ट हॉल है, कोई ऑडिटोरियम है, वहाँ पे रिवर्बरेशन की घटना घट सकती है। रिवर्बरेशन की घटना, रिवर्बरेशन दरअसल में साउंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन है। तो किसी भी कंसर्ट हॉल या फिर ऑडिटोरियम का कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो साउंड इंजीनियर इस बात का ध्यान रखते हैं कि उस हॉल में जो यदि कोई प्रोग्राम हो रहा हो तो उससे निकलने वाली साउंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं हो, उसकी दीवारें इस तरीक़ा से, उसका छत इस तरीक़ा से बनाया जाए ताकि उस साउंड को वो एब्जर्व कर सके। साउंड इंजीनियर इस बात का ध्यान रखते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, कथन सही है। रीजन में कह रहा है कि दीवारों, छत एवं धरातल से अपवर्त ध्वनि प्रावर्तन हो सकता है। बिल्कुल, जो आपतित हो रही है ध्वनि उसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो सकता है, इसी कारण से रिवर्बरेशन की घटना होती है। तो रीजन भी सही है। तो एसर्शन और रीजन दोनों सही है, और एसर्शन रीजन का सही व्याख्या भी कर रहा है। राइट ऑप्शन ए होगा।
यानी एसर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन एसर्शन का सही व्याख्या कर रहा है। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखें तो यहाँ पे विजिबल कलर है 400 से या 350 से 700 ले लीजिए या 750 नैनोमीटर के बीच में विजिबल कलर्स आते हैं और 700 पे होता है 700 या 750 पे होता है रेड और यहाँ पे होता है वायलेट। तो वायलेट से पहले अल्ट्रा वायलेट हो जाएंगी, इधर एक्सरे हो जाएंगी, इधर गामा रेज हो जाएंगी, यूवी हो जाएगी यहाँ पे, इधर एक्सरे हो जाएगी, इधर गामा रेज हो जाएंगी, इधर इंफ्रारेड हो जाएगी, आईआर हो जाएगी, उसके बाद में इधर आएंगी रेडियो वेव यानी रेडियो वेव का ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, रेडियो तरंगों का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। एक्सरे तो इधर लेफ्ट साइड में इसका सबसे कम होगा, दृश्य प्रकाश का एक्सरे से ज़्यादा होगा और इंफ्रारेड का दृश्य प्रकाश से ज़्यादा होगा और रेडियो तरंगों का वेवलेंथ जो होगा वो इंफ्रारेड से ज़्यादा होगा। सो राइट ऑप्शन डी होगा। रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती है यानी डेविएट हो जाती है, डिफ्लेक्शन हो जाता है इनमें। नहीं, ऐसा नहीं है। रेडियो तरंगों का यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब मान लीजिए इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है या मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और इस रीजन से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास हो रही है तो उनमें इन इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, कोई डेविएशन नहीं आएगा। तो ये गलत है। रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है। हाँ, ये तो सही है। रेडियो वेव जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है। तो रीजन सही है, एसर्शन गलत है। एसर्शन गलत है, रीजन सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा घटना चक्र पूर्वावलोकन साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।